वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर एग्जाम 2020 में पूछे गए पहले 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपके आने वाले एनसीएल एचईएमएम एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम हर एक क्वेश्चन को बारीकी से जानेंगे। यदि आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप माइनिंग ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर एग्जाम के लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जहां आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ उसके रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, हर कुछ जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, सब कुछ कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। ऐप का लिंक और कोर्स का लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ए ड्राइवर शुड डू इफ द फुट ब्रेक अपीयर्स टू फेल? अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल एक तरफ ही चलाता रहे। ऑप्शन बी, केवल हॉर्न बजाए। ऑप्शन सी, कई बार पैर ब्रेक को पंप करे, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में जाए। ऑप्शन डी, गियर बदले और हॉर्न बजाए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि कभी भी ड्राइवर को पैर ब्रेक फेल होता हुआ प्रतीत हो, ऐसा फील हो, तो उन्होंने कई बार पैर ब्रेक को पंप करते रहना चाहिए और हल्के से हैंड ब्रेक को लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में जाना चाहिए। ठीक है जी बात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वे साइन इज ऑफ खालिस्तान शेप। रास्ता दे साइन किस आकार का होता है? ऑप्शन ए त्रिकोणी, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी अष्टकोणी, ऑप्शन डी षटकोणी। तो रास्ता दे साइन, गिव अवे साइन त्रिकोणीय आकार का होता है। अगर मैं फोटो में आपको दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं गिव वे साइन त्रिकोणीय शेप का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश ऐसा है जो लॉन्ग सू के रूप में दिखाई देता है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी हंगरी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इटली एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड मैप पर लॉन्ग सू के शेप में दिखाई देता है। फोटो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इटली ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि लॉन्ग सू के शेप में दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत के अंदर राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 14 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो भारत के अंदर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ऑपरेशन किंग, ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन डी ऑपरेशन विजय। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन डी, भारत में कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं 1999 में जो कारगिल वार हुआ था उसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। ठीक है जी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मीटर, ये 10th लेवल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है। तो हाफ, आधार क्या दिया है क्वेश्चन में? आधार आपको दिया है 5 मीटर और ऊंचाई दिया है 10 मीटर। तो आधार आप लिख दीजिए 5 मीटर और ऊंचाई हो जाएगा 10 मीटर। 2 पंचे 10 यानी 25 मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 25 वर्ग मीटर होगा। एक दुकानदार ने
2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। यदि वस्तु की लागत मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले लाभ हानि से संबंधित बाकी सारे फॉर्मूले को भी जान लेते हैं। देखिए, प्रमुख सूत्र जो लाभ हानि क्रय विक्रय से संबंधित है, तो लाभ जब भी आपको निकालना रहेगा तो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। मतलब जब भी लाभ की बात होगी ना, तो आपका जो बेचा हुआ मूल्य है वो हमेशा ज्यादा होगा खरीदे हुए मूल्य, तब ना प्रॉफिट मिलेगा जी। ठीक है। हानि की जब बात होगी तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत में जब बात करेंगे तो लाभ प्रतिशत, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, जो आपने खरीदा कितने का लाभ मिला, दोनों के अनुपात गुना 100, ये आपका लाभ प्रतिशत होगा। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या बोला गया आपको, आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपया है। कितना है, 2500 रुपया है। जबकि बाइंग प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका कितना है, 2000 रुपया है। कितना है, 2000 रुपया है। प्रॉफिट, लाभ आपका कितना होगा, 2500 माइनस 2000, यानी आपको 500 रुपये का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। यदि हम इस चीज को प्रतिशत में बात करें कि कितना प्रतिशत का आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, 500 भागित कितने में आपने खरीदा था, 2000 रुपए में आपने खरीदा था, गुणित 100, ये आपका लाभ प्रतिशत होगा। तो यहां से आप 2 शून्य से गया 2 शून्य, 1 शून्य से गया 1 शून्य, यहां आपका 25% लाभ आपको इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 25%। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 280 किसका 35% है। ठीक है, वूज 35% इज 280। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है, लेट सपोज x कोई संख्या है जिसका 35% क्या बोला है, 280 है, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, x प्रतिशत को आप आराम से, प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है किसी भी संख्या का 100 से भाग। ठीक है, तो इस तरह से आप कर देंगे। x जो संख्या है वो क्या निकल आएगा, 280 गुना 100 भागित 35। तो यहां पे आप देख सकते हैं 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, 5 अट्ठे 40, यानी 800। ठीक है, तो 280 जो था वो 800 का 35% था। आपका राइट आंसर निकल आएगा 800। ठीक है, तो 280 किसका 35% है, 800 का 35% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी। जब पानी स्टेबल है, उस पर कोई मोमेंट नहीं है, तो जो बोट का गति क्या होता है, 5 किलोमीटर होता है। लेकिन जब बोट किसके विरुद्ध, धारा के विरुद्ध ट्रेवल करता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है गति किसका, बोट का। तो धारा की गति क्या है, आप एकदम आराम से यहां पे देख सकते हैं कि पहले बोट का जो स्पीड था स्थिर पानी में कितना था, 5 था, और जब धारा के विरुद्ध चलेगा तो कितना हो गया, 3। तो गति में गिरावट कितना आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का, यानी ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं ना कहीं धारा की गति है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। एक राम है, दूसरा श्याम है, दोनों के आयु में अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले राम का उम्र श्याम से 3 गुना थी। तो वर्तमान में राम की आयु कितने वर्ष है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक राम है और दूसरा श्याम है, दोनों के आयु का अंतर क्या बताया गया है, 16 वर्ष। क्या बताया गया भाई साहब, 16 वर्ष, यही बात है।
राम और श्याम की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी थी। कितना? 6 साल पहले राम का जो आयु था वो श्याम की आयु का 3 गुना था। ठीक है, राम की आयु का मान लिया हमने R है, श्याम की आयु का मान लिया हम S है, तो राम का जो आयु है श्याम की आयु का 3 गुना था। 2 इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब एक का वैल्यू दूसरे में रख दीजिए। लेट सपोज राम R की जगह में हमने रख दिया 3S। राम का जो आयु है वो श्याम की आयु का 3 गुना है, तो रख दिया हमने इज इक्वल्स टू 16। घटा दीजिए 2S इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से आप श्याम का आयु निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 16 भागित 2 यानी 8 वर्ष। कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। ये श्याम का आयु निकल आया। ये क्या निकल आया? श्याम का आयु निकल आया। जब हमने श्याम का आयु निकाल लिया तो राम का भी आयु हम निकाल सकते हैं। राम का भी आयु हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? श्याम का आयु है 8 वर्ष इज इक्वल टू 16। यहां से आप राम का आयु निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। 24 वर्ष। 6 साल पहले जो राम का जो आयु था वो कितना था? 24 साल था। तो 6 साल बाद राम का आयु कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 यानी 30 साल इज अ राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर होगा 30 ईयर्स। यही पूछा गया है। वर्तमान में राम की आयु कितनी वर्ष है? तो 30 साल आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर? पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर समझिए। नेचुरल नंबर कौन है ये समझिए। कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। ठीक है, एवरेज क्या होता है? सम। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। जितने भी अंक है उसका सम और कितना उसका टोटल नंबर है वो क्या होता है? एवरेज होता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 भागित n कितना है? 5 नंबर है टोटल 5। सबको सम करेंगे तो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 यानी 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है जी बात, 3 इज योर राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 हिस्सा कितना होगा? ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको करते चलिए, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है जी बात। क्या बोला है क्वेश्चन में? किसी संख्या का 1/4, किसी संख्या का 1/4 का 1/3, किसी संख्या का, लेट सपोज वो संख्या क्या है? x है। मान लो वो संख्या क्या है? x है। तो उस संख्या का क्या बोला गया है? 1/4। उस संख्या का 1/4, ठीक है, का 1/3। 1/4 का 1/3, ठीक है। 1/4 का 1/3 कितना है? 15 है। कितना है भाई साहब? 15 है। तो यहां से आप x निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 15 गुणित 3 गुणित 4, 15 गुणित 3 गुणित 4। तो यहां से जो भी आपका संख्या निकल रहा है, मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए, कट ही जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है इसमें। यह है तो उस संख्या का 3/10 हिस्सा क्या होगा? तो जो संख्या हमने निकाला उसका 3/10 हिस्सा क्या होगा? ये जो संख्या हमने निकाला उसका 3/10 हिस्सा क्या होगा? ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो जो 3/10 हिस्सा उस संख्या का क्या होगा? 15 गुणित 3 गुणित 4। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 गुणित 2 यानी 54 इज योर राइट आंसर। ठीक है जी बात, 54 इज योर राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी। A train travels with constant speed, crosses a 96 meter long platform in 12 seconds.
एक नियत गति से चलने वाला ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 15 सेकंड में 142 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और उसकी गति क्रमशः क्या होगी, यह आपको पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, एक ट्रेन क्या कर रहा है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार, कितने सेकंड में पार किया इन्होंने 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार किया, जबकि 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार किया। यही क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए 96 मीटर को 12 सेकंड में, जबकि 141 मीटर को 15 सेकंड में पार किया। तो ट्रेन की लंबाई और उसकी गति ये आपसे पूछा गया है। हमको एक चीज पता है कि सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मान लो हमने मान लिया x, प्लेटफॉर्म की लंबाई फर्स्ट केस में 96 मीटर डिवाइडेड बाय दूरी बटा समय यानी 12 सेकंड। ये आपका आ गया स्पीड। स्पीड तो दोनों केस में सेम होगा सर, दोनों केस में सेम होगा, तो सेकंड केस में भी कर दीजिए, ट्रेन का लंबाई सेम रहेगा। सेकंड केस में प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 141 मीटर और लगने वाला समय कितना है 15, लगने वाला समय 15 सेकंड। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, 3 चौक 12 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 141 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, यहां से आप इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू 141 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 96 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 84 मीटर। ये आ गया ट्रेन का लेंथ। जब आपके पास ट्रेन का लेंथ आ गया, जब आपके पास ट्रेन का लेंथ आ गया तो किसी भी एक में रख दीजिए, स्पीड आप निकाल सकते हैं, स्पीड आप निकाल सकते हैं। लेट सपोज इसमें हमने रख दिया 84 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको जो ऑप्शन में दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको जो ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। आपके ऑप्शन में क्या दिया है, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो आप 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में आराम से चेंज कर सकते हैं। कैसे, सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे, तो एक तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो एक शून्य से एक शून्य गया, एक शून्य से एक शून्य गया, और आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ट्रेन हमारा चल रहा है भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 180, रेट 3% पर एनम एंड टाइम इज 5 ईयर। साधारण ब्याज ज्ञात करें जब आपका मूलधन कितना है 180 रुपए है, दर 3% है और समय 5 वर्ष है। तो आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने से पहले आप साधारण ब्याज के फॉर्मूले को समझ लीजिए, साधारण ब्याज के फॉर्मूले को समझ लीजिए कि क्या क्या है साधारण ब्याज से संबंधित फॉर्मूला। सबसे पहला चीज आपका मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है मिश्र धन। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन में जब आप ब्याज को हटा देते हैं तो मूलधन होता है। हमको काम क्या है, आपको ब्याज निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, साधारण ब्याज आपको निकालने बोला है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपको निकालने बोला गया है। तो चलिए वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए मूलधन कितना है 180, दर कितना है 3 और समय है 5 वर्ष। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। मूलधन कितना है 180, दर कितना है 3, समय कितना है, समय दिया है 5 साल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी बात, शून्य से शून्य गया, 5 दूनी 10 और 2 नियम 18, तो 9 तिया 27 रुपया। ये आपका साधारण ब्याज निकल आएगा। ये तो हुआ फॉर्मूला। दूसरा आप ऐसे ही समझिए कि मान लो किसी को आपने क्या किया, 100 रुपया कर्जा दिया, कितने प्रतिशत ब्याज से, 3 रुपया
3% के ब्याज से आपने किसी को कर्जा दिया, वार्षिक ब्याज से, ठीक है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। एकदम आसान से समझिए, 100 रुपया आपने दिया, 3 रुपया प्रति वर्ष के ब्याज दर से कितने साल के लिए दिया? 5 साल के लिए दिया। तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 3 रुपया बनेगा। 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? फिर से 3 रुपया बनेगा। तीसरे साल का ब्याज कितना बनेगा? फिर से 3 रुपया बनेगा, फिर से 3 रुपया बनेगा, फिर से 3 रुपया बनेगा। 5 साल का ब्याज कितना बनेगा? 5 तिया 15 रुपया, 5 तिया 15 रुपया। अब इसी को फॉर्मूले का रूप दे दिए, इसी को फॉर्मूले का क्या कर दिए? रूप दे दिए। कैसे? आपने क्या करना है? 100 रुपया आपने कर्जा दिया था या लिया था, कितने प्रतिशत के दर से? 3% के दर से। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये आपने मल्टीप्लाई किया। ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत को यार 100 से डिवाइड करेंगे तब ना प्रतिशत निकलेगा, तो ये डिवाइडेड बाय 100। ये आपके निकालने का तरीका, तो फॉर्मूला से निकाले, कॉन्सेप्ट से निकाले, दोनों ही सेम है, कहीं कोई समस्या नहीं होना है। यही जब किस में आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है, तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो वहां पे सीन थोड़ा चेंज हो जाता है, वो देखेंगे हम आगे जब उसका क्वेश्चन आएगा। चलिए, ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है क्या? द लोड सपोर्टेड बाय एन ऑटोमोबाइल फ्रेम आर। क्या होता है? ऑप्शन ए, वाहन, यात्रियों और कार्गो भार का वजन। बी, इंजन और ट्रांसमिशन से उत्पन्न टॉर्क। ऑप्शन सी, अचानक होने वाली टक्कर। ऑप्शन डी, उल्लेखित सभी। तो जो ऑटोमोबाइल फ्रेम होता है ना, ऑटोमोबाइल फ्रेम होता है, वो कौन कौन से लोड को सपोर्ट करता है? तो इनमें से सारे ऑप्शन सही होने वाले हैं, ऊपर बताए गए सारे ऑप्शन सही होंगे। सारे लोड को समर्थित करता है ऑटोमोबाइल फ्रेम। पहिए के मध्य भाग को कहा जाता है, पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, रिम। ऑप्शन बी, स्केल। ऑप्शन सी, हब। ऑप्शन डी, एक्सेल। तो पहिए के मध्य भाग को हब कहा जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को ब्रेक शक्ति, ब्रेक पावर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ पावर लॉस विच टेक्स प्लेस बिटवीन इंजन एंड ड्राइविंग व्हील। निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है? ऑप्शन ए, पिस्टन बीरिंग और गियर के घर्षण के कारण होने वाली शक्ति हानि। ऑप्शन बी, विभिन्न भागों के घर्षण के कारण क्लच से ड्राइव व्हील तक होने वाली शक्ति हानि। ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन लाइन क्षति। ऑप्शन डी, उल्लेखित में से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, विच ऑफ दिस इज नॉट पावर लॉस विच टेक प्लेस बिटवीन इंजन एंड ड्राइविंग व्हील्स। इनमें से कौन सा है जो इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच पावर लॉस नहीं होता है? तो इनमें से सारे ही लॉस होते हैं, मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऊपर का जो भी बताएगा उसमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी बात। किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है, किसी भी वाहन के विरुद्ध कार्य करने वाला, गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल कौन कौन सा है? ऑप्शन ए, रोलिंग प्रतिरोध। ऑप्शन बी, ग्रेडियंट प्रतिरोध। ऑप्शन सी, पवन या वायु प्रतिरोध। ऑप्शन डी, सभी सही है। तो कोई भी वाहन उसके गति के विरुद्ध कार्य करने वाला जो बल होता है, बताए गए सारे ऑप्शन सही है। रोलिंग प्रतिरोध भी लगेगा, रोलिंग रेजिस्टेंस भी लगेगा, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस भी लगेगा और विंड रेजिस्टेंस भी किसी भी वाहन पर लगता है। रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? रोलिंग प्रतिरोध, ऑप्शन ए, प्रत्येक सड़क पहिए का अधिभार। ऑप्शन बी, ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या। ऑप्शन सी, पहियों में हवा की मात्रा। ऑप्शन डी, सड़क की सतह की प्रकृति, नेचर ऑफ रोड सरफेस। किस पर निर्भर नहीं करता? तो राइट आंसर इज ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या। रोलिंग प्रतिरोध को ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, वाहन के आकार। ऑप्शन बी, वायु के वेग पर। ऑप्शन सी, वाहन की गति पर। और ऑप्शन डी, उल्लेखित सभी पर। तो जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो सारे ही कारकों पर निर्भर करता है। वो वाहन के आकार, वायु के वेग और वाहन की गति तीनों ही फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना वाट? ठीक है, तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो इसके लिए कोई भी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? स्टीम इंजन नीचे बताए गए किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए, बाह्य दहन इंजन। ऑप्शन बी, अंतर्दहन इंजन। ऑप्शन सी, उल्लेखित सभी। ऑप्शन डी, उल्लेखित कोई नहीं।
तो स्टीम इंजन बाह्य दहन इंजन के अंतर्गत आता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने से क्या नुकसान होता है? ऑप्शन ए उच्च भार से शक्ति अनुपात, ऑप्शन बी उच्च रखरखाव लागत, ऑप्शन सी प्रारंभ करने में ज्यादा कठिनाई, ऑप्शन डी सभी उल्लेखित। तो जब आप पेट्रोल की जगह में डीजल इंजन का उपयोग करेंगे तो ऊपर बताए गए सारे ही समस्याएं आपको फेस करना पड़ेगा, नुकसान आपको होगा। हायर वेट टू पावर रेशियो, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, ग्रेटर स्टार्टिंग डिफिकल्टीज, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है? तो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो इंजन सिलेंडर होता है उसके अंदर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम किस स्ट्रोक के प्रदर्शन करने के दौरान होता है? तो जब खिंचाव होगा, सक्शन होगा, तब इंजन सिलेंडर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज, एक इंजन का स्ट्रोक क्या होता है? ऑप्शन ए सिलेंडर का आयतन, ऑप्शन बी कनेक्टिंग रॉड की लंबाई, ऑप्शन सी सिलेंडर का आंतरिक व्यास, ऑप्शन डी टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी। तो इसका राइट आंसर होगा टीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को हम एक इंजन का स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है जी बात, मतलब एक इंजन का स्ट्रोक क्या होता है? टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना होता है, क्यों बना होता है? ऑप्शन ए यह हल्का होता है, ऑप्शन बी यह मजबूत होता है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम उपयोग से धातु नुकसान कम है, ऑप्शन डी यह झटके को अवशोषित करता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यह हल्का होता है, इसलिए इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं। ठीक है जी बात। पिस्टन संपीड़न छल्ले बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिस्टन संपीड़न छल्ले किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी स्टील से, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम से, ऑप्शन डी कांसे से। तो पिस्टन संपीड़न छल्ले, पिस्टन कंप्रेशन रिंग आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है जी बात। पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिस्टन पिन इज ऑल्सो नोन एज, किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, गुडगिन पिन के नाम से भी पिस्टन पिन को जाना जाता है। दो स्ट्रोक इंजन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए पिस्टन के आकार से, ऑप्शन बी वॉल्व की अनुपस्थिति से, ऑप्शन सी शीतलन प्रणाली से, ऑप्शन डी स्नेहन प्रणाली से। तो दो स्ट्रोक इंजन की जब भी आपको पहचान करनी हो तो आप देख सकते हैं कि उसमें वॉल्व एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस जो एनसीएल HEMM ऑपरेटर एग्जाम 2020 में पूछे गए थे। आगे हम बाकी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। यदि आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और हमसे जुड़ करके एनसीएल HEMM ऑपरेटर के वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमारे टॉप क्लास फैकल्टीज आपके डेली लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करेगा। ना सिर्फ लाइव वीडियो लेक्चर, बल्कि आपको मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, जो कुछ भी आपके प्रिपरेशन के लिए चाहिए, सब कुछ हमारे फैकल्टी कवर करके देंगे। कौन आपकी क्लास को कंडक्ट करने वाले हैं? तो आपके क्लास के अंदर अनिल शर्मा सर, जो कि खुद एक HEMM ऑपरेटर है और बिहार स्टेट के अंदर कई सारे स्टेट एग्जाम्स को जिन्होंने क्लियर करा है, वो आपके क्लास को कंडक्ट करेंगे। उसके अलावा राम सर, जिनका 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, जो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन वाला पोर्शन है, वो संजू सर कवर करके देंगे, जो कि एमटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो क्लास के लिए आप नो डाउट निश्चिंत रहिए, हर कुछ जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो माइनिंग ज्ञान आपको कवर करके देगा। जो पुराने हैं वो जान रहे हैं कि माइनिंग ज्ञान जो कुछ भी स्टार्ट करता है उसको बेहतरीन तरीके से कवर करके देता है। इतिहास गवाह है कि जो कुछ भी एग्जाम के लिए हमने प्रिपरेशन करवाया है उसका 20 to 30% सीट माइनिंग ज्ञान के स्टूडेंट ने क्रैक करा है। कई के बार तो ऐसा हुआ है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम का लगभग 50% पोर्शन, 50% सीट माइनिंग ज्ञान के स्टूडेंट ने क्रैक करा है। तो आप भी यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में अवेलेबल है मात्र 560
₹60 में। ये जो ऑफर है वो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो जल्दी आइए, जल्दी हमारे कोर्स को परचेस कीजिए और उठाइए फायदा हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स का। आपको बता दूं कि 10 अगस्त से हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जितना जल्दी आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उतना ज्यादा आपके एग्जाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।